भी व्यक्ति संचार माध्यम के माध्यम से हम देखेंगे तो यहाँ पर 4 प्रकार के आपके लेख होते हैं। पहला होता है रिपोर्ट, दूसरा होता है विधि माध्यमों के लिए लेखन और तीसरा होता है आलेख, फीचर लेखन। तो हिंदी व्याकरण से संबंधित हम इस पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका विजय एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। आइए पढ़ते हैं। रिपोर्ट का देखिए शाब्दिक जो होता है जन संचार का एक माध्यम होता है। इसका जो है अर्थ जो है वो समाचार, सूचना अथवा सामान्य रूप से जो लिखा जाता है उसे रिपोर्ट कहते हैं। यानी इसका एक जो परिभाषित जो शब्द है वो है प्रतिवेदन, है ना। ये प्रतिवेदन इसका परिभाषित शब्द कहलाता है। इसका लोक व्यवहारिक जो अर्थ होता है वो रपट होता है। क्या होता है? रपट से आप अच्छी तरह से समझते हो। थाने वगैरह, चौकी वगैरह हम जाते हैं तो रपट लिखवाने को बोलते हैं ना, वही रपट है। संचार माध्यम से इसे प्रेस भी कहते हैं, है ना। प्रेस समाचार मूलक जो होते हैं पत्र वगैरह जो छपवाते हैं हम, विश्लेषणात्मक विवरण इसका जो है माना जाता है। और वास्तव में ये सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों, सरकारी उपक्रमों, निगमों और निकायों, संस्थाओं आदि में होने वाली एक विशेष बैठकों के सम्मेलनों या कार्यशाला प्रायोगिकताओं जो होती हैं, संस्थाएं जो होती हैं आदि में होने वाली एक विशेष टिप्पणी कहें, एक विशेष लेख होता है के आधार पर बनाकर जो विश्लेषण पर विवरण लिखकर समाचार पत्रों आदि को प्रेरित किया जाता है उसे रिपोर्ट या प्रेस रिपोर्ट कहते हैं। तो ये तो आपका क्वेश्चन बन सकता है कि प्रेस रिपोर्ट या रिपोर्ट किसे कहते हैं। तो ये उसकी परिभाषा थी। यानी रिपोर्ट जो होता है, रपट यानी प्रतिवेदन जो होता है, इसमें संस्था के कार्यकलापों या सेमिनारों अथवा घटनाओं की जो प्रगति जो होती हैं, निरपट हम जो लिखवाने जाते हैं तो उसमें घटनाओं से संबंधित सारी जानकारी बताई जाती है। तो परिणाम अथवा कार्य गति के विवरण पर यथार्थ एवं तत्स्थल रूप से प्रकाश इसके अंदर जो है डाला जाता है, जिसे रिपोर्टिंग करने वाला व्यक्ति अथवा रिपोर्ट तथ्यों के आधार पर विश्लेषण विवरण प्रस्तुत करता है। और इस आधार पर रिपोर्ट या प्रतिवेदन का जो तात्पर्य है, मैं आपको बता देता हूँ। प्रतिवेदन का जो तात्पर्य होता है जानने के योग्य विवरण, यानी जो जानने के योग्य जो विवरण होता है वो इसका होता है। अनुभव के आधार पर ज्ञात विवरण, घटना या प्रगति आदि का तथ्यात्मक विवरण भी इसे कहा जाता है। और उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, कोई भी घटना होती है, उस घटना की जांच पड़ताल वगैरह की जाती है अधिकारियों के द्वारा। तो साथियों के आधार पर जो विवरण तैयार किया जाता है अधिकारियों के साथियों के द्वारा, तो उसे अंग्रेजी में रिपोर्ट कहा जाता है और हिंदी में उसे प्रतिवेदन कहा जाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बातें, सबसे पहली बात तो ये है कि अधिकारी ने जो जांच की है कि इसीलिए कि उसे यह दायित्व सौंपा गया था, और जो दायित्व सौंपा गया था उसके आधार पर उसने एक रिपोर्ट बनाकर तैयार कर दी। जो प्रचलित विधा है उसके अंतर्गत वो अपने कर्तव्यों को निर्वाह करता है। दूसरी, जो विवरण तैयार किया गया है उसका आधार प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के अथवा अन्य के लिखित, यानी एक तो साक्षी होता है, गवाह के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है, तो एक तो अप्रत्यक्ष रूप से और एक होता है प्रत्यक्ष रूप से। तो ये दोनों प्रकार से इस विवरण को तैयार किया जाता है। साक्षी के अथवा अन्य कई लिखित जीवित प्राप्त प्रमाण भी होंगे। कोई पक्ष एक व्यक्ति तथ्य या दुर्घटना पर कारण बताए या मानेगा, और तो दोनों कोई अन्य पक्ष इससे भिन्न या विपरीत मत भी प्रस्तुत कर सकता है। मान्यो पर पक्ष और विपक्ष के अलावा भी कोई और वहाँ पर होते तो विपरीत जो रिपोर्ट बन रही है उसकी विपरीत भी अपना सुझाव देता है, यानी मत दे सकता है। तो इस प्रकार से एक पूरी रिपोर्ट तैयार की जाती है। अब रिपोर्ट के जो है प्रमुख तत्व होते हैं, यानी जो मुख्य इसके जो बिंदु होते हैं, एक तो होता है विशेष संदर्भ, है ना। दूसरा होता है नियुक्ति की गई समिति, यानी जिसको एक दायित्व सौंपा गया है। और तीसरा होता है समय की निश्चित सीमा, और
चौथा होता है साक्ष्यों का संकल्प, और पांचवा जो होता है यहाँ पर निर्णय और सुझाव। ये जो हैं 5 प्रकार के यहाँ पर बिंदु दे रखे हैं। मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो संक्षेप में हम इसको जल्दी से समझ लें। विशेष संदर्भ यानी रिपोर्ट का एक सबसे पहला प्रमुख तत्व होता है जो विशेष संदर्भ पर प्रकार से, यानी जो घटनाएं, दुर्घटनाएं, आरोप या शिकायत, आचरण, जो दंगा विवाद की जो नीतियाँ होती है उनके बारे में जो अध्ययन किया जाता है या जांच की जाती की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर इसको विशेष संदर्भ के रूप में देखा जाता है। नियुक्ति की गई समिति जो होती हैं वो एक दूसरा प्रमुख तत्व है इसका। जो जांचकर्ता जो होता है या अध्ययनकर्ता जो का किसी सरकारी संस्था या द्वारा गठित एवं मनोनीत होता है, और वो इसके बारे में जांच पड़ताल करता है और समस्या का अध्ययन करने के लिए दल को भेजता है, और धार्मिक सामाजिक संस्थाओं से भी समितियां गठित की जा सकती है। इसके बारे में पंचायत वगैरह के माध्यम से भी इन चीज़ों को देखा जा सकता है। तीसरा है समय की निश्चित सीमा, और इसमें एक समय की निश्चित सीमा होती है। प्रत्येक रिपोर्टर को प्रस्तुत करने के लिए समय की कुछ न कुछ सीमाएं निर्धारित कर दी जाती हैं, और उसे उसी सीमा के अंतर्गत वो रिपोर्ट बनाकर देनी होती है, जांच कर कोई स्वरूप जो उसका है बनाकर देना होता है। समय कितना रखा जाए, वह 1 दिन से लेकर 1 वर्ष या इससे भी अधिक हो सकता है इसके अंदर। फिर है साक्ष्यों को संलग्न करना, तो रिपोर्ट की प्रामाणिकता इनमें उल्लेखनीय साक्ष्यों पर ही आधारित होती हैं, और अध्ययन का प्रकार चाहे किसी साधारण कार्यालय में किसी सहायक कर्मचारी के आचरण पर हो, या प्रधानमंत्री पर लगाया गया आरोप हो, या किसी भी प्रकार के हो, तो उसमें पक्ष विपक्ष में पर्याप्त तथा प्राप्त तक रिपोर्ट में स्थान नहीं पा सकते जब तक उसका कोई प्रमाणिक आधार ना हो। मतलब कुल मिला के जो सबूत जो होते हैं ना, वो सबूत बिल्कुल ठोस सबूत जब तक नहीं मिल जाता तब तक उनको दोषी नहीं ठहराया जाता। उसके बाद में निर्णय और सुझाव होते हैं, इसमें निर्णय लिया जाता है। उल्लेखनीय तत्व सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। व्यक्ति या समिति द्वारा किया गया सुझाव उसी को आधार बनाकर रिपोर्ट को क्रियान्वित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए असम के विदेशी समस्या संबंधित रिपोर्ट में यदि अध्ययनकर्ता अपना अभिमत नहीं देंगे, अर्थात उपाय नहीं सुझाएंगे, तो उसमें अध्ययन का आशय जो है व्यर्थ ही समझा जाएगा। तो किसी भी दुर्घटना से दोषी किसे माना जाए, उससे क्या दंड या क्या चेतावनी उसे दी जाए, ये सभी जो कर्मचारी होते हैं जिनको जांच करने के लिए दी गई, तो उनके जांच करने के बाद में ही उसके दोष को साबित करने के लिए जो साक्ष्य होते हैं, उन साक्ष्य होने के बावजूद ही उस पर उसको दोषी माना जाता है। और जो शिक्षा जो नीतियां हैं इनकी दंड नीतियां, उन नीतियों और असंगठित जो आयात निर्यात करने की जो उनके जो भी दंड होता है वो उन्हें कानून के अनुसार दिया जाता है। तो ये मुख्य इसकी 5 बातें होती हैं। इसके बाद में मैं आपको ले चलता हूँ कि रिपोर्ट के जो गुण होते हैं या इसकी जो विशेषता होती है वो क्या क्या होती है ना। तो रिपोर्ट का उपयोग तो महत्व देखते हुए इसमें कुछ गुण और विशेषताएं होती हैं। पहला होता है यथार्थता, प्रामाणिकता और निष्पक्षता, निश्चित मत अथवा निर्णय और समुचितता और स्पष्टता। ये चीज़ें इसके जो है एक आदर्श रिपोर्ट यानी प्रतिवेदन के गुण होते हैं, है ना। तो ये 5 प्रकार के इसके जो बिंदु थे, उन बिंदुओं के आधार पर इसके गुण भी 5 प्रकार के यहाँ पर बताए गए हैं। यानी यथार्थता यानी रिपोर्ट की पहली विशेषता ये होती है कि यथार्थ इसी के आधार पर विभिन्न सूत्रों से प्राप्त यथार्थ तत्व की रिपोर्ट का कलेवर तैयार करते हैं, और वास्तव में सामान्य समाचार या वृत्तांत जो होता है उसका विवरण करते हैं, उसकी जांच पड़ताल जो होती है रिपोर्ट बनती है। भिन्नता और विशेषता कि उसकी तथ्यात्मकता के कारण उसे यथार्थता को बनाए रखने के लिए वास्तविक घटना या मौके पर उसके मौखिक या लिखित गवाह या फोटो आदि का प्रयोग साक्ष्य के तौर पर ढूंढा जाता है। प्रामाणिकता यानी जो तथ्य
का संलग्न उसके अंदर किया जाता है। उन तथ्यों का प्रमाणीकरण होना दूसरी बात है। किसी भी विषय, घटना, शिकायत, आरोप आदि से संबंध में कोई भी तथ्य जुटा सकता है, किंतु वे तथ्य प्रमाणिक होने चाहिए। इसकी जांच ही तो रिपोर्टकर्ता प्रस्तुत करता है और वास्तविक दायित्व है। उदाहरण के लिए, कार्यालय में कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत में किए गए प्रमुख व्यक्ति से रिश्वत ली है और रिश्वत भले ही किसी के सामने दी गई हो या वह साक्षी भी दे कि वह रिश्वत लेते देते समय मौजूद था, किंतु जब तक वस्तु रूप से या लिखित रूप से कोई प्रमाण नहीं मिल जाता तब तक उसको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तो प्रमाणिक यानी संविधान, हमारा जो संविधान है वो लिखित संविधान है। तो हमारे इस संविधान के अनुसार जो है हमें जो भी तथ्य प्रस्तुत करने होते हैं वो सारे लिखित रूप में करने होते हैं, मौखिक तौर पर इतने मान्य नहीं होते हैं। तो ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो लिखित साक्ष्य का पड़ता है। या जैसे फ़ोटो वगैरह अगर आपने खींच लिया, ले लिए, तो वो जल्दी उसका जो है प्रभाव देखने को मिलता है। निष्पक्षता रिपोर्ट मात्र लिखित कागज या टुकड़ा या पुलिंदा नहीं है, वह एक प्रकार से एक वैधानिक कानूनी दस्तावेज रूप बन जाता है और इसी से मनुष्य कभी कभी वर्ग यहाँ तक कि पूरे देश के जीवन मरण का भविष्य भी इनसे जुड़ा हुआ रहता है। चौथी बात अगर हम करें निश्चित मत या निर्णय पर, तो रिपोर्ट की अत्यंत इसमें जो है रिपोर्ट की अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता अध्ययन या जांच करके अथवा किसी भी ब्यौरे की तालिका प्राप्त प्रस्तुत करने के बाद ही जो अध्ययन किया जाता है उस अध्ययन के आधार पर जो रिपोर्ट तैयार होती है, जो आवेदन होता है उस आवेदन के अनुसार उसकी जो रिपोर्ट होती है तो उसके खिलाफ वो कार्रवाई की जाती है, चाहे वो गैर हो सरकारी हो, गैर कानूनी हो, या हाँ जो गैर कानूनी कार्य आजकल जो करते हैं तो उनके खिलाफ जो भी रिपोर्ट सुझाव दिए जाते हैं उस सुझाव के अनुसार रिपोर्ट तैयार होती है। क्षमता और स्पष्टता, कोई रिपोर्टर अपने विकास के आधे पृष्ठ से लेकर हजारों पृष्ठों तक का हो सकती हैं और कार्यालयों में केवल कुछ पंक्तियों में रिपोर्ट भी प्रस्तुत होते हैं, यानी कुछ छोटे लघु क्षेत्र पर होते हैं, कोई विस्तारित रूप से भी उसमें होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कोठारी आयोग एवं कानूनी क्षेत्र में खोसला आयोग आदि से रिपोर्ट का आकार हजारों पृष्ठों का भी प्राप्त हुआ है। तो ऐसे ये 5 पॉइंट है जिसके आधार पर हम रिपोर्टर दे सकते हैं। अब इसमें कुछ विधि होती हैं, तो विधियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो इसमें 6 विधियाँ होती हैं। मैं आपको विधियों के नाम बता देता हूँ केवल। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अपनाई जाने वाली विधि है ना, ये औपचारिक नित्य क्रियाकलाप का अंग न होकर एक विशिष्ट कार्य होता है। दूसरा है उपयुक्त कारण या आधार, किसी रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की स्थिति तभी आएगी जब उसके लिए कोई उचित कारण या प्रकरण अथवा प्रसंग होगा। उसके बाद में है जांच समिति अथवा आयोग की नियुक्ति। तो उचित आधार पर जो जांच होती हैं वो औचित्य सिद्ध हो जाने के बाद दूसरा आचरण उस विवाद स्थिति या घटना, नीति विशेष आदि के संबंध में अधिक तत्व बातें जानने, उसके विभिन्न पक्षों को सुनने या जानने के और उसका विश्लेषण करने के लिए व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। इसके बाद में जनता के लिए सूचना। तो रिपोर्ट की वास्तविकता, सत्यता और निर्णयात्मकता और समीकरण संपूर्णता से होते हैं। इसमें सत्य और वास्तविकता से परिपूर्ण होती हैं। चौथा आता है कहीं कहीं सार्वजनिक सूचना की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो उदाहरण के लिए विद्यालय के किसी भी शिक्षक और अभिभावक के लिए विवाद के कारण स्वरूप परिणाम, असमाधान आदि विषय में इसकी जांच का अध्ययन किया जा सकता है। 5वां होता है तथ्यों का संग्रह। तो रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व सबसे महत्वपूर्ण